हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 11 करेंगे। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर के 10 पार्ट्स कर लिए हैं। सभी पार्ट्स का लिंक मेरे आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। आइए अब हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 11 करते हैं। पार्ट 11 में हम लोग आज 3 टॉपिक कवर करेंगे। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, विजुअलाइजिंग द नेशन, मीनिंग्स ऑफ द सिंबल्स। इन तीनों पार्ट्स को हम लोग आज कवर करेंगे। फर्स्ट, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। नो ब्रिटिश नेशन existed before 18th century and making of nation states was the result of a long drawn out process। 18th century तक ब्रिटिश नेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और ये एक लंबा प्रोसेस था। इसका मतलब कि ये कोई 25-50 साल में नहीं हुआ है, इसमें एक लंबा समय लगा है। एथनिक ग्रुप्स लाइक इंग्लिश, वेल्स एंड स्कॉट हैड इनहेबिटेड ब्रिटिश एल्स हैविंग देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। अलग अलग कई एथनिक ग्रुप्स एक साथ रहते थे। ये एथनिक ग्रुप्स कौन थे? इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, ये सभी एक साथ ब्रिटेन यानी इंग्लैंड और उसके आसपास के द्वीप समूहों के रूप में थे और इन सभी का डिफरेंट कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, यानी सबका बिल्कुल डिफरेंट था। इंग्लिश का, वेल्स का और स्कॉट का एक दूसरे से डिफरेंट कल्चर और पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन 1707। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक साथ मिला, इस तरह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1707 में फॉर्मेशन हुआ, बना। तो यहाँ क्वेश्चन यही है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कब हुआ? तो ये 1707 में। किस एक दूसरे एल्स के साथ हुआ? तो इंग्लैंड का स्कॉटलैंड के साथ मर्जिंग हुआ। इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इंग्लैंड बहुत आसानी से स्कॉटलैंड पे अपना इन्फ्लुएंस इम्पोज कर पाया, क्योंकि इंग्लैंड बहुत सारे कॉलोनियल कंट्रीज़ को कंट्रोल कर रहा था। वहाँ के रॉ मटेरियल्स को, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सबको कंट्रोल कर रहा था और इस तरीके से इंग्लैंड लगातार वर्ल्ड वाइड रिच और पावरफुल होता चला गया और इस रिच और पावरफुल होने की वजह से इंग्लैंड का प्रभाव उसके आसपास के द्वीप समूहों में तेज़ी से बढ़ा। तो इंग्लैंड के आसपास के द्वीप समूहों में ये 3 अलग अलग यूनिट्स थे, जिसमें स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स था। सिस्टमैटिक सेपरेशन ऑफ स्कॉटिश कल्चर एंड लैंग्वेज बाय इंग्लिश बिगेन। अब इस तरीके से स्कॉटलैंड में सिस्टमैटिक तरीके से उसके कल्चर और लैंग्वेज को सप्रेस किया जाना स्टार्ट कर दिया गया इंग्लैंड के थ्रू। मैनी वेयर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। बहुत सारे जो स्कॉटलैंड में इंग्लैंड के प्रभाव को नहीं मंजूर कर रहे थे और इंग्लैंड जो सप्रेशन यानी दमन कर रहा था, शोषण कर रहा था स्कॉटलैंड में, वो इस दमन को नहीं चाहते थे, पसंद करते थे, तो वो उन लोगों को अपना होमलैंड यानी स्कॉटलैंड छोड़कर बाहर जाना पड़ा। द ब्रिटिश हेल्प्ड प्रोटेस्टेंट्स अगेंस्ट कैथोलिक्स ऑफ आयरलैंड। अब हम लोग आयरलैंड की बात कर रहे हैं। आयरलैंड का 2 हिस्सा था, एक हिस्सा जिसमें प्रोटेस्टेंट्स पावरफुल थे और दूसरा हिस्सा जिसमें कैथोलिक्स पावरफुल थे, और इस तरीके से आयरलैंड के दोनों हिस्से आपस में एक दूसरे से उलझे हुए थे। ये क्रिश्चियनिटी का 2 ग्रुप है, एक प्रोटेस्टेंट, दूसरा कैथोलिक्स। प्रोटेस्टेंट्स ब्रिटेन को फेवर कर रहे थे, जबकि कैथोलिक्स आयरलैंड कंट्री को फेवर कर रहे थे। एंड द कैथोलिक्स रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश वॉज सप्रेस्ड। इस तरीके से आयरलैंड एक देश के रूप में कैथोलिक्स सपोर्ट कर रहे थे और वो ब्रिटेन के सपोर्ट से प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ लड़ रहे थे, ब्रिटेन से भी लड़ रहे थे। लेकिन उनके इस प्रोटेस्ट को, उनके इस रिवोल्ट को बहुत आसानी से सप्रेस कर दिया इंग्लैंड विद द हेल्प ऑफ आयरलैंड प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स।
In 1801, Ireland was also incorporated forcibly into United Kingdom. A new British nation was formed. 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया गया और इस तरीके से ब्रिटिश नेशन जो पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हुआ करता था, सिर्फ स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का हिस्सा था, वो अब साइज में थोड़ा और बड़ा हो गया। ये 1801 की बात है और ये बात हम लोग 1707 की बात किए थे। तो इसमें ऑलमोस्ट 100 ईयर का गैप दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर बोला गया कि ये एक छोटा प्रोसेस नहीं था, एक लंबा प्रोसेस था जिसमें कि एक ब्रिटेन एक नेशन के रूप में उभरा। द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन वेयर, अब इस तरीके से नए ब्रिटेन का सिंबल क्या था? ये 3 सिंबल्स थे। द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, द नेशनल एंथेम, गॉड सेव आवर नोबेल किंग, द इंग्लिश लैंग्वेज, ये 3 सिंबल्स थे इस नए ब्रिटेन के। अब आइए हम लोग देखते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि एक देश के रूप में पोर्ट्रे कैसे किया जाना स्टार्ट किया गया, अलग अलग देश और उसका अलग अलग सिंबल्स। तो इस विजुअलाइजेशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आर्टिस्ट का था। डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट आर्टिस्ट अपने कंट्री को विजुअलाइज करना स्टार्ट किए, उसका पेंटिंग वगैरह बनाना शुरू किया और उस पेंटिंग से कंट्री को रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हुआ, उसका सिंबल्स, उसका आइडेंटिटी, उसका कलर, उसका हर तरीके से सिंबल्स स्टार्ट हुआ। फॉर अ कॉमन मैन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू विजुअलाइज अ नेशन एंड कनेक्ट टू इट, so in the 18th and the 19th century nations began to be portrayed as female figures called allegory। यहाँ बोला गया कि 18th और 19th सेंचुरी में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। प्रोसेस कौन स्टार्ट किया? आर्टिस्ट स्टार्ट किए। इस प्रोसेस में आर्टिस्ट ने क्या बनाया? फीमेल फिगर्स यानी फीमेल्स की पेंटिंग बनाई और ये एक बिल्कुल काल्पनिक चीज़ें थी और इस तरह की फीमेल रियलिटी में नहीं थी, तो बिल्कुल कंप्लीट इमेजिनरी फीमेल फिगर बनाया गया और उस फीमेल फिगर को बहुत सारे सिंबल से अटैच किया गया और इसी को एलेगरी बोला गया। ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलेगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज लाइक द लिबर्टी, द जस्टिस एंड द रिपब्लिक। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भी फीमेल एलेगरी यूज किया गया था, जिसमें उस फीमेल को फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक के तरीके से अटैच किया गया था। इन फ्रांस सी वाज क्रिश्चियन मैरियन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। फ्रांस में उस फीमेल एलेगरी को मैरियन से डिनोट किया गया था और हम सब जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियंस में सबसे पॉपुलर नाम मरियम का होता है। द रेड कैप, द ट्राई कलर एंड द कॉकेट रिप्रेजेंट द लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। और इस तरीके से उसमें दिखाया गया उस फिगर में कि रेड कैप, ट्राई कलर और कॉकेट ये लिबर्टी और रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करता था। रेड कैप, फैगेरियन रेड कैप की हम लोग बात कर रहे हैं। Germania portrayed the German nation and wore a crown of oak leaves as the German oak stands for heroism। जर्मनी में जर्मेनिया नाम का एक फीमेल एलेगरी बनाया गया, यानी आर्टिस्ट ने एक फीमेल फिगर बनाया, उसका नाम दिया गया जर्मेनिया। जैसे कि फ्रांस में नाम दिया गया मैरियन, वैसे ही जर्मनी में नाम दिया गया जर्मेनिया। और इस फिगर में एक ओक लीव्स का क्राउन पहनाया गया और ओक लिप्स को रिप्रेजेंट किया जाता था हीरोइज्म से, यानी देशभक्ति के रूप में, ताकत के रूप में। आइए अब हम लोग कुछ मीनिंग्स सिंबल्स का देखते हैं। फर्स्ट, ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का मीनिंग था बीइंग फ्रीड, यानी अब वो स्लेव नहीं है, फ्री है, और फ्री का मतलब वो लिबर्टी उनको मिल चुका है। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, सीने पे एक ब्रेस्ट प्लेट ईगल सिंबल के साथ। द सिंबल ऑफ जर्मन स्ट्रेंथ, ये जर्मनी से रिलेटेड था और ये जर्मन स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता था। क्राउन ऑफ ओक लिप्स, जिसका बात हम लोग अभी यहाँ पर किए, ये हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता था।
स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मीन्स तलवार। रेडीनेस टू फाइट, हमेशा वॉर के लिए तैयार रहना। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड के आसपास ऑलिव ब्रांचेज इस बात को रिप्रेजेंट करता था कि विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि वॉर के साथ तैयार हैं लेकिन साथ में हम पीस भी चाहते हैं, यानी शांति। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स। ये ब्लैक, रेड और गोल्ड ट्राई कलर फ्लैग यूज किया गया था। ये लिबरल नेशनलिस्ट ने 1848 में यूज किया था, जिसको कि जर्मनी के ड्यूक्स ने बैन कर दिया था। रे ऑफ द राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, नए सदी की के स्टार्ट का यह सिंबल था, रे ऑफ द राइजिंग सन। इस तरह से आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक्स अच्छे लगेंगे। बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। आपको यदि आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।